हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल है और क्लियर भी है। तो आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो आज कोई मैं एक अलग से क्वेश्चन लेके आपको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई अलग से थ्योरी लेके यहाँ पर मैं आपको आज डिस्कस कराने नहीं आ रखा हूँ। आज जो मैं टॉपिक लेके आ रखा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और शायद आज से 3 से 4 दिन बाद वो टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसके लिए? ऑल ऑफ द जेई मेंस 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। मैं आपको बेसिकली इस वीडियो में 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि आपको मतलब जैसे अब जेई मेंस के एग्ज़ाम को सिर्फ आई गेस 4 दिन बचे हैं। जो आपकी एग्ज़ाम की शिफ्ट है वो आई गेस 27, 29, 30, 31 और 1 फरवरी तक है। तो ये जो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 दिन है। बेसिकली एग्ज़ाम किसी का 27 को होगा, 30, 31, 1 को भी हो सकता है। तो बेसिकली जो आपके पास जो 5 दिन बच रखे हैं, तो इस 5 दिन को आप कैसे यूटिलाइज़ करें। अगर किसी का एग्ज़ाम 27 को है तो वो क्या करे 2-3 दिन पहले, 29 को है तो वो क्या करे, 30, 31, 1 वाले क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको बेसिकली वही टिप्स दूंगा जो मैंने अपनी जेई मेंस के एग्ज़ाम के पहले करी थी। कोई भी फालतू की टिप्स आपके साथ शेयर नहीं करूंगा और कोई भी बकवास टिप आपके साथ शेयर करने की कोशिश नहीं करूंगा। उसी वही टिप्स शेयर करूंगा जिस टिप को मैंने अपने जेई के शेड्यूल में एक अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करा और फाइनली मैंने जेई मेंस 2022 को क्वालिफाई करा। ओके। तो पहली बात मेरी ये समझो, जो आपका ये पार्ट चल रहा है ना, पहली बात मेरी बहुत ध्यान से देखना है वीडियो को और बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा। बाकी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। 20 से 25 मिनट का भी जा सकता है वीडियो। सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ आपको रफ शीट कैसे मिलेंगी, एग्ज़ाम ऑनलाइन टेस्ट, सीबीटी मोड टेस्ट कैसे होता है। जिन बच्चों ने सीबीटी टेस्ट अभी तक नहीं दे रखा है वो कैसे एग्ज़ाम में अपने आप को एडजस्ट करें सीबीटी टेस्ट में, या फिर बाकी जो भी आपको डिफिकल्टीज लग रही है एग्जाम सेंटर में, उस सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और बाकी चीज़ जो भी चीज़ आपको पूछनी है, जिस भी पर्टिकुलर चीज़ पर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, कोई क्वेश्चन चाहिए, वो सारी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में चीज़ें पूछ सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ। जो आपका ये पूरा एक मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ। इस सर्कल के अंदर मैं 2-3 चीज़ें इंप्लीमेंट करता हूँ। सबसे पहला जो आपका चीज़ है, सबसे पहला जो आपका टारगेट है वो है जेईई मेंस। सबसे पहला आपका टारगेट है जेईई मेंस का एग्जाम, जो अभी आपका 2-3 दिन में होने वाला है। उसके बाद जो आपके पास सबसे बड़ी मुसीबत है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रॉपर्स सिर्फ स्ट्रेटेजी पे ध्यान दें। यहाँ पर मैं बोर्ड्स वाले स्टूडेंट को मेन अपनी पब्लिक मान के उनके लिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। जेई मेंस 2024 का एग्जाम जो कि सिर्फ 2-3 दिन में आपके पास आने वाला है, 27, 28, 29, 30, 31 और 1 तारीख को। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है आपके पास बोर्ड एग्जाम्स। क्या है? बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम के बाद आपके पास अप्रैल में फिर जेई मेंस सेशन 2 शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जेई मेंस का सेशन 2 शुरू हो जाएगा। उसके बाद या फिर अप्रैल, जून, जुलाई में जब भी होगा आपके पास जेईई एडवांस। तो आपकी जो 3, 4, 5, 6 या फिर 2 जितने भी साल की आपने प्रिपरेशन कर रखी है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, वो सिर्फ आपके पास ये 4 स्टेप वाली प्रोसेस के अंदर ही अंदर क्या कर रही है, घूमने वाली है। सबसे पहले आप अपना जेई मेंस 1 दोगे, उसके बाद जेई एडवांस, उसके बाद अपने बोर्ड एग्जाम्स में जाओगे, उसके बाद जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट में जाओगे और उसके बाद क्या फाइनली जेई एडवांस को हिट करोगे। अगर किसी का जेई मेंस अच्छा चले जाता है तो उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। किसी की यहाँ से 95 से अबव परसेंटाइल बन जाती है, 90 से अबव परसेंटाइल बन जाती है आई गेस, क्योंकि कट ऑफ कभी भी 90 परसेंटाइल से अबव नहीं जा सकती। मतलब बहुत रेयर केस ऐसा हो सकता है कि 90 परसेंटाइल के अबव कट ऑफ चली जाए। तो अगर किसी बंदे को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उसकी 95 के अबव परसेंटाइल बन रही है या फिर 90 के अबव परसेंटाइल बन रही है, जो कि एक अच्छा स्कोर है मेंस के एग्जाम में, एटलीस्ट आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो बहुत ही अच्छे लेवल पे, मतलब उसको बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस के साथ वो क्या करेगा, अपने बोर्ड एग्जाम्स को देगा। बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म जिसका हो गया, वो फिर फाइनली क्या करेगा, अपने जेई एडवांस के एग्जाम में अच्छे से ताबड़तोड़ तरीके से आईआईटी के लिए प्रिपेयर करेगा। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे आपके पास 27 तारीख को पहले एग्जाम की बात करते हैं, 27 तारीख से आपके पास एग्जाम शुरू है। मैं जानता हूँ, और क्योंकि ये गलती मैंने भी कर रखी है, क्योंकि 2-3 दिन एग्जाम से पहले आप बहुत मतलब जो जैसे आपके पास 10 लाख बच्चे मान लेते हैं इस बार पेपर देने आएंगे, जैसे 10 लाख बच्चे पेपर देने आए ना, तो साइड हसल मिला के मतलब कुछ हटके अगर मैं मानूँ तो 50,000 से लेके 1 लाख ये वही बच्चे हैं जो फाइनली आपके पास क्या करने वाले हैं, जेई मेंस को क्वालिफाई करने वाले हैं और जेई एडवांस देने वाले हैं। ये वो बच्चे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी। ये 50,000 से लेके 1 लाख बच्चे, सॉरी 1 लाख नहीं कहना चाहिए, एटलीस्ट 90,000 बच्चे वही हैं, क्योंकि अंडर एंड अंडर
1 लाख जब आपकी रैंक आती है मेंस के एग्जाम में, तभी आप क्या करते हो, जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हो। तो 50,000 से लेके जो मेरे पास लगभग 90,000 के करीब जो बच्चे हैं, वो जेई एडवांस के लिए यही बच्चे क्या करने वाले हैं, क्वालिफाई करने वाले हैं इन 10 लाख बच्चों में से। अब बाकी के बच्चे ऐसी क्या गलती करते हैं कि सर वो क्वालिफाई नहीं करते, बाकी के 9 लाख का क्या गुना है कि वो क्वालिफाई नहीं करते? मैं बताता हूँ क्या क्या गलती करते हैं। कुछ 9 लाख में से ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फोकट के लिए एग्जाम देने आए होते हैं। मतलब 12th हो गया, 12th के साथ साथ बोर्ड एग्जाम तो हो ही रहे हैं, तो क्या करते हैं, एक बार जेई मेंस का नाम सुना है तो जेई मेंस का अपन क्या करते हैं, अटेम्प्ट दे देते हैं। वो बच्चे हो गए, वो हमारी रियल पब्लिक नहीं है। जो अपने जिसने शिद्दत से तैयारी करी है 2 साल 3 साल मेहनत करके, उनके लिए रियल पब्लिक होनी चाहिए ये 50,000 से लेकर 90,000 तक की पब्लिक। उनके लिए क्या होनी चाहिए, रियल पब्लिक होनी चाहिए। इनमें से उनको रैंक निकालनी है। आप इन 90,000 में compete कर रहे हो, अपने आप को कंपटीशन का हिस्सा इसमें मत मानो। 10 लाख में अपने आप को कंपटीशन का हिस्सा मत मानो, अपने आप को कंपटीशन का हिस्सा मानो 1 लाख में से। 1 लाख में से आपको कितनी रैंक लानी है, वो आपकी रियल रैंक डिसाइड करेगी। उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने 2 साल 3 साल 4 साल शिद्दत से तैयारी कर रखे हैं, जिनको रियली अभी थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है जेई मेंस 2024 से पहले, जो होना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जब तक आपको प्रेशर फील नहीं होगा, तब तक प्रेशर में या तो अच्छी चीज़ें बाहर आती हैं, या तो आप बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे एग्जाम को हिट कर दोगे, या थोड़ा सा खराब भी जाएगा प्रेशर की वजह से, जो आपके आने वाले नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सीखने वाली बात है। या तो मीडियम होकर जाएगा, या तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी हिट कर परफॉर्म कर दोगे, या फिर मीडियम होकर लेवल पर परफॉर्म करोगे, बिल्कुल गिर जाओगे 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद। ये ख्याल को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना, क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि यार मैंने 2 साल 3 साल तैयारी कर रखी है, और इस एज पर हर एक बच्चा यही सोचता है। 2 3 दिन पहले हर एक बच्चे के दिमाग में यही चलता है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर नहीं भी होता है तो फैमिली वालों का भी प्रेशर होता है कि यार 2 दिन 3 दिन पहले आपको पूरी 2 साल की प्रिपरेशन याद आती है कि आपने पूरी 11th पूरी 12th लगा दी आपने जेई मेंस की, जेई एडवांस की प्रिपरेशन में। और जब आप फाइनल एग्जाम के दिन एग्जाम सेंटर में पहुंचते हो और वहां पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन में जब आपके पास आता है और आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वहां पर जो प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को कोई भी मतलब अपने ऊपर नहीं ले सकता। ये जो 9 लाख बचे हुए आपके पास बच्चे हैं, ये उस प्रेशर को कभी फील नहीं कर सकते, क्योंकि 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद भी अगर आपके पास पहला सवाल आ रहा है और वो नहीं बन रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू डिमोटिवेट यू, पर ऐसे केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपसे पहला सवाल नहीं बने, हो भी सकता है कि आप सारे सवाल कर ले जाएं, कुछ भी हो सकता है। वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट करता है, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ हो जाए एग्जाम के दिन, ऐसा कभी नहीं होता। समझ रहे हो, किसी ने साल भर तैयारी नहीं करी है, किसी ने लास्ट के 2 महीने से तैयारी नहीं करी है, और वो ये सोचे कि एग्जाम के लास्ट दिन जाके मैं सारा कुछ एक साथ हैंडल कर लूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। समझ रहे हो। तो जो मैं आपको मेन टिप्स शेयर करने वाला हूँ, मेन टिप्स मैं आपको ये शेयर करने वाला हूँ कि यार अब 23 तारीख आ जाए तो ये 23, 24, 25 और 26, ये जो आपके पास 4 दिन है ना, इस दिन में मैं आपको बताता हूँ इस दिन में आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। जैसे आज का दिन है, तो आज का दिन तो पहले आप मेरी वीडियो देखोगे, ठीक है, मतलब वीडियो देखोगे और उसको अपनी बचे हुए दिन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। बिल्कुल ऐसे करना, बिल्कुल वही बता रहा हूँ जो मैंने करा, जिसको इंप्लीमेंट करके मैंने भी अपना जेईई मेंस अच्छे लेवल पर फोड़ा था। ये जैसे 23 वाला डे है, आज के दिन आपको क्या करना है, मतलब मैं भी मतलब कुछ दिन पहले तक कुछ वन शॉट चल रहे हैं यूट्यूब में, अलग अलग चैनल में। कोई कैलकुलस की सीरीज चला रहा है, कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चला रहा है, कोई इनऑर्गेनिक के बेस्ट क्वेश्चन करा रहा है, कोई इसको कर लूँ, कोई इसको कर लूँ। देखो जितनी आपने प्रिपरेशन कर ली है ना, वो कर ली है। इन बचे हुए 4 दिन में ऐसा तो नहीं होने वाला कि आप शुरू से प्रिपरेशन करके लास्ट तक सारे चैप्टर को खत्म कर दो। उन चैप्टर को टच नहीं करना है जिन चैप्टर में आपकी बिल्कुल भी कमांड नहीं है। जो चैप्टर आपने छोड़े हैं उनके एटलीस्ट क्वेश्चन, कई टीचर ये बोलते हैं कि जिन चैप्टर को आपने छोड़ा है, कहीं उनके एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं तो उनके DPYQ या फिर PYQ सॉल्व करके चले जाओ। तो PYQ सॉल्व करना मतलब एक तरीके से आपके माइंड में कुछ एक्स्ट्रा बर्डन डालने जैसा ही होगा, क्योंकि उन मेथड्स को, जिन चैप्टर के बारे में आपको जेई लेवल की नॉलेज नहीं है, उन चैप्टर के PYQs अगर आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को क्या कर रहे हो, रट रहे हो। मेथड मतलब वही क्वेश्चन आना तो कंफर्म नहीं है, चांसेस है कि जेई मेंस में क्वेश्चन रिपीट हो जाए, पर 90% चांसेस है कि वो क्वेश्चन नहीं आए। रिपीटेशन के चांसेस क्या हैं, बहुत कम है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली बात तो आपको यूट्यूब पे जो भी सीरीज चल रही है, आप जहां भी वन शॉट 2 शॉट जो भी आपका चलता है, मतलब जहां भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी चल रही है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ो, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिन क्वेश्चन को आपने स्टार मार्क कर रखा है। अपनी जेई जर्नी के थ्रू कुछ क्वेश्चन होते हैं स्टार मार्क करे हुए कि ये क्वेश्चन क्या है अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका होगा कि भैया मॉक टेस्ट नहीं देगा। मॉक टेस्ट ये 4 दिन में आपको क्या करना है, सिर्फ 1 या फिर 2 मॉक्स देने हैं, 1 या फिर 2 मॉक्स देने हैं। 26 तारीख को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कोई मॉक्स नहीं देना है। 26 तारीख को आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि 26 तारीख को अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो 3 घंटे का, और 27 तारीख को जहां आपको रियल एग्जाम में अपियर करना है 3 घंटे के मॉक टेस्ट के लिए, दिमाग इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा कि वहां पर 3 घंटे बैठने में भी आपको दिक्कत आ जाएगी। ये रियलिटी है।
26 तारीख को भी मॉक दे रहे हो, 27 तारीख को रियल मॉक जहाँ पर आपकी रियलिटी चेक होने वाली है, वहाँ पे आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि दिमाग को 3-3 घंटे हर रोज आप बैठा रहे हो। तो एक फाइनल जिस दिन आपको फाइनली 3 घंटे बैठना, उसके एक दिन पहले तो रेस्ट चाहिए, 1 या 2 दिन पहले तो रेस्ट चाहिए। तो एक 23 तारीख को मॉक दे सकते हो, एक 25 को मॉक दे सकते हो बिल्कुल आराम से। और 26 को क्या करना, उस मॉक की प्रैक्टिस करना और थोड़ा बहुत क्या है अपना रिवीजन कर लेना। मतलब कोई भी चैप्टर मैंने तो ये करा था कि बेसिकली मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ही कर रहा था। कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके रखे थे मैथमेटिक्स में, और मैं वही इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर रहा था। और केमिस्ट्री में मैं ये कर रहा था कि मैं बेसिकली पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को रिवाइज कर रहा था। मेरे को अभी भी अच्छे से याद है, इन केमिस्ट्री आई एम रिवाइजिंग पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, क्योंकि मैं वही चीज़ को बार बार रिवाइज कर रहा था जो मेरे को याद है, क्योंकि वो चीज़ मेरे को कॉन्फिडेंस दे रही है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना। और जिस दिन मेरा पेपर था, जैसे मेरा पेपर है 27 तारीख को, इवनिंग के शिफ्ट है, तो सुबह के शिफ्ट में मैंने केमिस्ट्री रिवाइज करी थी। मैंने ये नहीं कि खाली बैठ गया था कुछ नहीं करता हूँ, मैंने कहा कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। केमिस्ट्री में मैंने बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स चैप्टर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, ऐसे चैप्टर रिवाइज करे थे। और मैंने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीट शीट बना के रखी थी, जिसके अंदर मेरे सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले थे। और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले में एक बार अपनी आंखों के सामने से गो थ्रू कर लेता था, क्योंकि गो थ्रू करने से ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि छप गया है दिमाग में। तो ये गलती तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि 6-6 घंटे के आपके लेक्चर चल रहे हैं, 6-6 घंटे के आप वन शॉट देख के जा रहे हो, 2-2 3-3 घंटे के वन शॉट देख के जा रहे हो। अब आपको बिल्कुल फ़ोन से डी अटैच जैसा हो जाना है, मतलब बेसिकली बहुत ही कम अटैचमेंट रखनी है फ़ोन से। थोड़ा बहुत आपको डी अटैच जैसा ही हो जाना है फ़ोन से इन 4 दिन तक, जब तक आपका जेईई मेंस क्या होता था फाइनली अकर नहीं हो जाता है। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी यही है कि जो भी आप वन शॉट टू शॉट देखने की कोशिश कर रहे हो यूट्यूब में, उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जितने क्वेश्चन करने थे बेटा आपने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चन करके बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। कोई नया क्वेश्चन आएगा, उल्टा आपको घबराहट भी हो जाएगी कि नया क्वेश्चन मेरे से सॉल्व भी नहीं होने वाला है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट गलती मैं करता था अपने जेईई मेंस के टाइम पर, वो ये थी कि जैसे आपका एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से सुनना। जैसे आपका एग्ज़ाम है 27, 29, 30, 31 और 1, आई होप कि यही एग्ज़ाम की डेट्स होंगी। जैसे 27 का एग्ज़ाम हो गया, 29 का एग्ज़ाम हो गया, अब किसी बच्चों का एग्ज़ाम होगा 30, 31 और 1 को होगा। तो क्या होता है कि कई चैनल्स जो होते हैं 27 वाले के क्या करते हैं, पेपर डिस्कशन करते हैं, 29 वाले का क्या करते हैं, पेपर डिस्कशन करते हैं। तो मैं क्या करा करता था, वो पेपर डिस्कशन कर लिया करता था, क्योंकि पेपर डिस्कशन में क्या होता था, फिर पेपर डिस्कशन करना अच्छी बात है, अच्छी बात है पेपर डिस्कशन करना। पर आपको एक बात ये ध्यान में होनी चाहिए कि 30 वालों के लिए, 31 वालों के लिए और 1 वालों के लिए कुछ नहीं होने वाला, पेपर वो रिपीट नहीं होने वाला। उल्टा जब आप पेपर डिस्कशन करने जाओगे, अगर पेपर बाई चांस मैथमेटिक्स का कठिन आ गया, जो कि आएगा, अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उस समय, वो क्वेश्चन नहीं बने, तो आपको क्या होगा, उल्टा डिप्रेशन फील हो जाएगा। और कुछ ऐसे टॉपिक्स पे क्वेश्चन उसमें आ रखे हैं 27 और 29 वाली शिफ्ट में, जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं, तो प्रेशर में आके आप वो टॉपिक पढ़ना भी शुरू कर दोगे और अपने फाइनली जेईई मेंस के पहले अटेम्प्ट को आप क्या करोगे, पूरी तरीके से बर्बाद कर दोगे। ये सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करके सुनने वाली है कि यूट्यूब से बिल्कुल डी अटैच हो जाओ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिल्कुल डी अटैच हो जाओ। बिल्कुल अपने जेईई मेंस के एग्जाम को नॉर्मल, जो आप 9, 10th, 11th, 12th में जो स्कूल लेवल की एग्जाम देते थे या फिर बोर्ड लेवल की एग्जाम देते थे, जैसा आप वहाँ रूटीन सेट करते थे कि रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, दिन में थोड़ा रिवाइज करना है, बस इतना ही करना है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना है, वैसा ही रूटीन रखना है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूटीन रखने की जरूरत नहीं है। किसी का अगर जो मैपिंग है वो थोड़ी हिल रखी है, मतलब सुबह देर से उठता है, तो थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करें, क्योंकि सुबह एग्जाम आपका 9 to 12 होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी इंप्लीमेंट करने वाली बात है कि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं देखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन एक तो अप टू द मार्क नहीं होते हैं। कोई बच्चे ने कोई कुछ क्वेश्चन भेजा, कोई कुछ क्वेश्चन भेजा, क्योंकि मैंने ये चीज़ कर रखी है और इस चीज़ से मैंने काफ़ी अपने आप को लॉस में भी पा रखा है। मेरा एक चैप्टर था, मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, क्लास 7th का, आपने शायद पढ़ा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपने शायद पढ़ा होगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया था, तो मैं एग्जाम से पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट पढ़ने बैठ गया था पूरा, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन तो भूला ही भूला, और बाकी जो मैं थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकता था, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, वो भी नहीं कर पाया। तो जो ये सॉल्यूशन चलते हैं अलग अलग चैनलों में, वो आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है, वो आपको नहीं देखने, अपन बाद में देखेंगे जो भी होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में क्या करना है, लेके चलना है। और दूसरा ये, कोई भी मॉक्स नहीं देना है, अपने दिमाग को एग्जॉस्ट नहीं करना है यार। दिमाग भी एक, फाइनली आपको 3 घंटे जिस दिन बैठना है उस दिन के लिए प्रिपेयर करना है ना। मॉक्स तो आपने ज़िंदगी भर दे ली, जितने दे ली है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। उन मॉक्स में जो गलतियाँ हुई उनको, जो मॉक्स में आपकी गलतियां हो रखी है उनको क्या कर सकते हो, आप थोड़ा एनालाइज कर सकते हो। बाकी कोई भी 2 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अब आपको देने की जरूरत नहीं है। हद से हद 1 दे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा देना है तो 2 दे दिए, हद से हद 1 दे दिया आपने, उससे ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको देने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है।
अब आते हैं अपने किस पॉइंट से पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, कि एग्जाम के अंदर क्या होने वाला है। एग्जामिनेशन, कई बच्चे ये बोलते हैं, कई टीचर्स ये बोलते हैं इनफैक्ट, एग्जामिनेशन सेंटर जाके देख लो कि घर से आपका सेंटर 30 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, कई कई बच्चों के पास भी होगा, कई कई बच्चों का दूर भी आया होगा, 10 किलोमीटर दूर है। वो सारी हेडेक आपको अपने पेरेंट्स के ऊपर छोड़ देनी है। मेरे पेरेंट्स भी यही कहते थे कि वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने की, एग्जाम सेंटर से लाने की हेडेक हमारे ऊपर छोड़ दो। एग्जाम सेंटर में आपको टाइम में पहुंचाया जाएगा, एग्जाम सेंटर से आपको टाइम पर लाया जाएगा। तो ये हेडेक छोड़ देनी है कि आपकी कोचिंग टीचर सजेस्ट करें या कोई यूट्यूब में बड़ा टीचर सजेस्ट करे कि एग्जाम से पहले एग्जाम सेंटर जाके देख लो। यार इतना टाइम आप बर्बाद अब नहीं कर सकते, एग्जाम सेंटर अपने पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दो। मेरे पेरेंट्स भी ये कहते थे एग्जाम तक सही सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी और एग्जाम से सही सलामत घर लाने की जिम्मेदारी वो हमारी है, और एग्जाम में आपको कैसा परफॉर्म करना है ये जिम्मेदारी आपकी है। वो सारी जिम्मेदारी, वो सारा हेडेक आप अपने पेरेंट्स पे बहुत अच्छे से छोड़ सकते हो, क्योंकि जिन्होंने आपको 2 साल तैयारी करवाई, यहाँ तक इतना पाल पोस के बड़ा करा है, वो इतनी जिम्मेदारी आप उनको अभी भी क्या कर सकते हो, दे सकते हो। फाइनल आपको क्या पूरा फोकस इसमें करना है, वो है एग्जाम सेंटर जाके एग्जाम पेपर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पर कैसे हिट करोगे, वो आपको क्या करना है फाइनली, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम सेंटर के अंदर घुसोगे, आपको कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठाया जाएगा। सबको पता है सीबीटी मोड टेस्ट होता है, सीबीटी बोर्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ऑनलाइन आपके सामने पेपर आएगा। सबसे पहले फिजिक्स का भी सेक्शन खुल सकता है, केमिस्ट्री का भी सेक्शन खुल सकता है, मैथमेटिक्स का भी सेक्शन खुल सकता है। जिस सेक्शन से आप अपने मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते आ रहे हो, उसी सेक्शन से आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना शुरू करना है। हो सकता है कि फर्स्ट गो में आपसे सिर्फ 3 क्वेश्चन बने। आपने मैथमेटिक्स का सेक्शन खोला, आप क्योंकि मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करते आते हो, तो मैथमेटिक्स में पहले गो में आपसे सिर्फ 5 क्वेश्चन बने। तो वहाँ पर डिप्रेशन में नहीं आना है, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर हार्ड आया होगा, तभी आपसे 5 क्वेश्चन बने। एक अच्छी तैयारी जिस बच्चे ने कर रखी है, और जिसने कुछ भी नहीं तैयारी कर रखी है, वो कहीं से भी शुरू कर ले, उसके लिए लास्ट में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जिस सेक्शन से आप मॉक टेस्ट अपने अटेम्प्ट करते आ रहे हो, उसी सेक्शन से आपको वो उसी फॉर्मेट में आपको पेपर अटेम्प्ट करते हुए आना है। मैं यही कहूँगा इनफैक्ट कि मॉक टेस्ट की तरह ही लो, मॉक टेस्ट के जैसे ही लो आप अपने पहले जेईई मेंस के अटेम्प्ट को। मतलब ये मत सोचो कि बहुत बड़ा एग्जाम है, इधर उधर नेशनल लेवल का एग्जाम है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। पहले अटेम्प्ट को उसी तरह लो जिस तरीके से आपने 2 दिन पहले मॉक टेस्ट दे रखा था, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या होता है, कई बच्चे पूछते हैं सर कितनी रफ शीट मिलेंगी, मुझे अगर कम रफ शीट मिलेगी तो मैं क्या करूंगा। ऐसी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, भर भर के रफ शीट मिल जाती है। मैंने खुद 6, 7, 8, 10 रफ शीट ली थी। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको 2 ही रफ शीट मिलती है। रफ शीट में क्या करना है, 2 कॉलम कर लेने हैं आपको। जैसे ये रफ शीट है आपकी, मान लो A4 साइज की शीट होती है आपके पास, पूरा बता रहा हूँ मैं आपको, तो इसके 2 कॉलम कर लेने हैं। यहाँ पर डालोगे आप क्वेश्चन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है, आप 50 रफ शीट ले लो, सब रफ शीट अवेलेबल होती हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर डालोगे क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन, ताकि जब आप दोबारा देखो क्या होता है ना, सिस्टमेटिक ढंग से इसका सॉल्यूशन लिखते रहोगे तो फाइनली आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मैंने देखा एग्जाम के साथ में, मैंने पहले यही करा, मैंने घिचर पिचर करके अपना काम करना शुरू करा, तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। मैंने कहा इसका आंसर भी नहीं आ रहा, इसका आंसर भी नहीं आ रहा, इसका आंसर भी नहीं आ रहा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एट लास्ट कुछ भी नहीं होगा। पर सिस्टमेटिक ढंग से करते हुए चलोगे तो फाइनली आंसर भी आएंगे और कॉन्फिडेंस भी अचीव होगा। तो घिचर पिचर वाला काम आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। फाइनली ऐसा भी हो सकता है कि रफ वर्क दोबारा आपको रीचेक करना पड़े कैलकुलेशन के लिए। अगर आपके पास टाइम बच गया, मान लो 15 से 20 मिनट एग्जाम के लास्ट में आपके पास बच गए हैं, तो आपको रफ वर्क रीचेक करने का भी टाइम मिल सकता है। तो आप इस तरीके से रफ वर्क करना कि रीचेक हो जाए। तो एक जैसे पूरी A4 शीट है, मान लो ये बड़ी वाली A4 शीट आपके पास कुछ ऐसी होगी, तो ऐसे लाइन खींच देना। एक ऊपर वाले सेक्शन में आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो, 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर थोड़े बड़े हैं तो 2 ही क्वेश्चन करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रफ शीट आप एनडीए के एजेंट से मांगोगे तो आपको दे देगा, क्योंकि मेरे को भी दी थी, मैंने भी 10 शीट रफ शीट ले लेगी, कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बच्चे ये सोचते रहते हैं कि रफ शीट मिलेगी नहीं मिलेगी, सब अवेलेबल होता है, बस आपको क्वेश्चन आना चाहिए। अल्टीमेट यही है कि आपको क्वेश्चन आना चाहिए, एग्जाम पेपर बनते आना चाहिए। रफ शीट आप बेंच पे भी कर दोगे अगर आपको क्वेश्चन बनना आता होगा, आप कंप्यूटर की डेस्क पे भी कर दोगे अगर आपको क्वेश्चन पेपर करना आता होगा। और तीसरा, ड्रेस कोड कुछ इस तरीके का, मतलब बेल्ट वगैरह, आप पैंट में अपनी बेल्ट वगैरह नहीं लगा के जा सकते हो। और कोई जैसे ताबीज पहन लेते हैं कि ये बच्चे लॉकेट्स पहन लेते हैं, वो लॉकेट्स अलाउ नहीं होते हैं, वॉचेस अलाउ नहीं होती है। कोई इतना हाइप बनाने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे भी बोलते हैं पैंट नहीं चाहिए, पैंट में बटन नहीं होना चाहिए। भैया अगर पैंट में बटन नहीं होगा तो पैंट पहनी कैसी जाएगी। पैंट वगैरह सब अलाउड होती हैं। स्लीपर्स में जा सकते हो, क्योंकि जूतों में कई बार अनकंफर्टेबल फील होता है। मेरे को भी जूतों शूज़ में अनकंफर्टेबल फील होता था, तो मैंने मेंस के जब एग्जाम दे रहा था तो मैंने वहीं पर अपने शूज़ खोल लिए थे और आराम से बैठ के फिर एग्जाम दिया। स्लीपर्स में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर देने जा रहे हो, कहीं शॉपिंग मॉल, कहीं किसी की इंगेजमेंट मैरिज में नहीं जा रहे हो, ठीक है। अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जाओ, ज़्यादा कपड़े पहन के मत जाओ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े पहन के एक तो जाड़ा है, ज़्यादा कपड़े आपको पहनने पड़ेंगे, पर उतने भी ज़्यादा मत पहन के जाना कि वहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करो, क्योंकि अनकंफर्टेबल फील करोगे तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट कहाँ पड़ेगा, पेपर में पड़ेगा। ज़्यादा कपड़े पहन के भी नहीं जाना है अपने को, हल्के फुल्के पहन के जाना है। 2-3
टी शर्ट एक जैकेट पहन के जानी है, ज़्यादा कपड़े पहन के जाओगे तो वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील होगा, तो एग्जाम सॉल्व क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में वहाँ पर आपको क्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मेरे को आपके साथ शेयर करने थे जेई मेंस से रिलेटेड। कोई भी वीडियो देख रहे हो, कोई भी यूट्यूब चैनल की वीडियो देखे जा रहे हो उसको बंद कर दो बेटा, क्योंकि एग्जाम के 2 दिन पहले कुछ नहीं होने वाला है, ये रियलिटी है। एग्जाम से पहले समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, एग्जाम के बाद समझ में आएगी तो लेट हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला, कुछ उल्टा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिख गए आपको, कुछ ऐसे पीवाईक्यूज दिखा दिए किसी टीचर ने कि जो आपने सॉल्व ही नहीं कर रखे हैं, फिर उसके कॉन्सेप्ट पढ़ने में लग जाओगे, कुछ अलग कॉन्सेप्ट मिल गया उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में लग जाओगे। इससे बढ़िया बेसिक से चलो, हल्के 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 चलो, जैसे अब तो बोर्ड के पेपर देते थे, जैसे 11th 12th 9th 10th इतने सालों से पेपर देते हुए आ रहे हो बेटा, जैसे पेपर देते हुए आ रहे थे उसी तरीके से पेपर दो, और फाइनली अपने जेईई मेंस पहले अटेम्प्ट को अच्छे लेवल पर हिट करो। तो इसी के साथ मेरे को आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी जेई मेंस के रिगार्डिंग, बाकी एग्जाम सेंटर के अंदर ऐसा कुछ अलग नहीं होता है, नॉर्मल आपको एग्जाम देने बैठाया जाएगा, आपके हाथ में एक बैंड भी देते हैं, शायद वो जेई मेंस 2024 का हमको दिया था, एक बैंड बांध देंगे, उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठा देंगे। कंप्यूटर स्क्रीन से कोई रिलेटेड दिक्कत है, जैसे मेरी स्क्रीन में टाइमर नहीं आ रहा था तो मैंने बोला टाइमर ले आओ, तो उन्होंने मेरे को हर आधे आधे घंटे में टाइम बताते रह रहे थे। कई बार ऐसा भी होता है कि टाइमर थोड़ा छुप जैसा रहता है, तो वो भी आप वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो एनटीए के जो एजेंट होते हैं उनसे। बाकी एग्जाम सेंटर में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने का काम आपके पेरेंट्स का है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है 1-2 दिन पहले जाके अपने एग्जाम सेंटर को क्या करने की, कंफर्म करने की, वो सब काम आपके पेरेंट्स का है, वो उन पर छोड़ दो। इतनी सब आज तक उन्होंने इतना बड़ा करा, उन्होंने कोचिंग करवाई, 2 साल आपको तैयारी करवाई, ये काम भी आप उन पर क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। बेसिकली आपको क्या करना है, बस एग्जाम जाके एग्जाम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर हिट करना है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, और ऐसी ही कुछ अलग अलग वीडियो। और एक बात और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सकता है जेई मेंस 2024 के सालों के साथ शेयर कर देना, बेचारे परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं भी परेशान रहता था कि एग्ज़ाम में क्या होगा, रफ शीट कितनी मिलेंगी, कैसा वो होगा, एग्ज़ाम सेटअप कैसा होगा। नॉर्मल सेटअप होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, एक माउस होगा, एक कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड का यूज़ अलाउ नहीं होता, माउस का यूज़ अलाउ होता है। इंटीजर भरने वाले के लिए एक वर्चुअल न्यूमेरिक कीपैड स्क्रीन बना हुआ आता है, जहाँ से आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, भर सकते हो। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो एनटीए के जो एजेंट्स हैं, मेरे केस में तो बहुत अच्छे थे, आपके केस में भी अच्छे ही होंगे, थोड़ा उनसे सिंसियरली बात करना तो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे। रफ शीट ज़्यादा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 100 रफ शीट भी ले सकते हो, बस आपको क्वेश्चन आना चाहिए। अल्टीमेटली क्वेश्चन आता है तो कितनी भी रफ शीट अवेलेबल हो जाएंगी, क्वेश्चन नहीं आता तो एक रफ शीट 100 रफ शीट के बराबर हो जाएगी। तो आपसे जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, यही मेरी इंतजा है आपसे कि इसको जेई मेंस 2024 एस्पिरेंट्स तक शिद्दत से पहुंचा देना। बहुत परेशान रहते होंगे, क्या करें क्या ना करें, लास्ट के 3-4 दिन में ये सब उनके दिमाग में चलते रहता है। तो ये वीडियो किसी को भी मिले, किसी भी टीचर को मिले, किसी भी बच्चे को मिले, चाहे आप जेई 2025 के एस्पिरेंट्स हो, चाहे आप जेई 2026 के एस्पिरेंट्स को, पर अपने सीनियर को 2024 वाले एस्पिरेंट्स को वीडियो जरूर बता देना। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके बाय। आपको अगर किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो ला के दे सकता हूँ। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।